यूनिट नंबर 4 का ये सवाल देखिए, ये आया था आपके हिडन पेपर के अंदर और ये सवाल आपको कब मिलेगा, यहाँ देखिए। अ होमोजाइगस जीन हैज़ हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द सेम जीन। ये सवाल है 1 2 3 4। इसका सही आंसर कहाँ मिलेगा? इसका सही आंसर मिलेगा जो आप इसके अंदर आकर आंसर की चेक करोगे, तब आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको जो हम एक बात दिखाना चाहते हैं आपके सवाल से पूर्व, वो क्या है? वो है ये शब्द देखिए, होमोजाइगस। अब यहाँ जरा सा भी आप ध्यान देंगे आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 में क्या, होमोजाइगस। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समझाएंगे, अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4 के अंदर जो भी सवाल आए हैं। इसके पूर्व में आपकी यूनिट नंबर 1 की वीडियो, सेकंड की वीडियो, थर्ड की वीडियो पब्लिश हो चुकी है, वो लाइव है, उसको जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके 7 सवाल जो आए थे आपके दिसंबर 2025 सेशन में। कौन सी यूनिट से? वो यूनिट है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपके मनोविज्ञान या व्यवहार के आपके जो जैविक आधार है वहाँ से जो जो सवाल आए हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ बोल रहा है द टू जीन्स दैट कंट्रोल द सेम ट्रेट आर कॉल्ड। अब यहाँ पर देखिए कई सारे कीवर्ड है। क्या अगली बार सवाल आएगा? चांसेस बहुत कम है क्योंकि आपका ये 3 साल बाद सवाल आया है बाहर, लेकिन इसके लिए आपको फिर से प्रिपेयर रहना है अगली बार। ठीक है, क्योंकि अगली बार सेम सवाल आने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। क्या सवाल आएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो है द टू जीन्स। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको दिखाएंगे, हिंदी के अंदर भी आपको जीन ही दिया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि जीन क्या होता है। दैट कंट्रोल द सेम ट्रेट। अब यहाँ ट्रेट यानी किसकी बात हो रही है? आपके शील गुण की बात हो रही है। ठीक है, जो ट्रेट थ्योरी की बात कौन करते हैं? आपके अल्पोर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बात हो रही है। आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस, एलेलीज, हेट्रोजाइगस या फिर आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ें उससे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जीन होता क्या है। आपका देखिए ये क्रोमोजोम है, कितने पेयर होते हैं आपके पास? यहाँ पर आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है आपके एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान जब भी आपका पहला जाइगोट बनता है, जो आप छोटे से बेबी होते हैं, तब कितना होता है? ये मदर से 23 मिलकर और फादर से 23 मिलके आपके 46 पेयर्स होते हैं, और फिर आपका ये हेल्दी जाइगोट, हेल्दी भ्रूण आपका यहाँ पर इस प्रकार से जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्रोमोजोम दिख रहे हैं, इस प्रत्येक क्रोमोजोम के अंदर आपके क्या होते हैं? आपके इस प्रकार से जीन होते हैं। डीएनए आपको देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन वो सब यहाँ लिखा हुआ है, उसका उतना रिलेवेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन जीन 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको, जीन 2 यहाँ पर, जीन 3 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो समझना है आपने यहाँ पे जीन्स क्या होते हैं। एवरी क्रोमोजोम स्टोर्स थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, आपकी एक कमांड होती है आपके क्रोमोजोम के अंदर, लिखा हुआ है एवरी क्रोमोजोम, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ दीज जीन्स डिक्टेट मच ऑफ द कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट। आप किस प्रकार से डेवलप होगे आगे जाकर, वो किस पे डिपेंड करता है? इन्हीं जीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसी होंगी, आपकी बॉडी कैसी होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत, आपकी बुद्धि, ये सब चीज़ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके जीन्स के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, जीन 1 एंड जीन 2 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू जीन्स, यानी कि 2 जीन G1 और G2 समझिए अभी के लिए, दैट कंट्रोल द सेम ट्रेट, यानी इसके अंदर जो है किसकी बात करेगा? आपकी आंखों के कलर, आई कलर की बात होगी दोनों जीन्स के अंदर। उसको आप क्या बोलेंगे? क्या उसको आप होमोजाइगस बोलेंगे? क्या उसको आप एलेलीज बोलेंगे? क्या उसको आप हेट्रोजाइगस बोलेंगे? या फिर उसको आप बोलेंगे यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही अभिलक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? अभिलक्षण किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपके ट्रेट को बोल रहे हैं। ठीक है, होमोजाइगस, एलेलीज, हेट्रोजाइगस या फिर आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको आप? यहाँ पे सही आंसर क्या है? आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपको एनटीए वाले अब आपको और डीप बायोलॉजी में भेज रहे हैं। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका? वो है आपका एलेलीज। ठीक है, एलेलीज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ऐसे 2 जीन जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं आपके सेम ट्रेट को। उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे एलेलीज। यानी कि जीवन, अगर आपके आंख का कलर, आई कलर, या फिर आपकी बॉडी का फिजिक जो है आपका किस प्रकार से डिपेंड करेगा, जब आपके 2 जीन्स क्या करेंगे? इसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे यहाँ पर एलेलीज। ठीक है, यहाँ पर देखें, व्हाट इज एन एलएलई? एन एलएलई इज अ वेरिएंट ऑफ अ जीन। ये क्या है? जीन का वेरिएंट है। कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, सेम ट्रेट को क्या करते हैं? यहाँ पर कंट्रोल करते हैं।
एलएलईज यूजुअली अकर इन पेयर्स, कैसे मिलते हैं आपको, साथ साथ में मिलेंगे यहाँ पर, और डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड दे मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये भी आपका एक पीवाईक्यू है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के ऊपर, जिसको हम पुराने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है अगली बार के लिए कि जो एलएलईज होते हैं वो क्या है, जब आपके दो जीन G1 पेयर में आएंगे और G2 क्या किसको कंट्रोल करेंगे, किसी एक चीज़ को, किसी एक अभिलक्षण को आपकी बॉडी के अंदर इसको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, तो उसको आप क्या बोलिएगा, उसको आप बोलिएगा यहाँ पर एलएलईज। ठीक है, होमोजाइगस नहीं जाएगा, हेट्रोजाइगस नहीं जाएगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या आपको इस इमेज से और क्या आपको इस इमेज से कुछ समझ में आ रहा है, पहले इसको आइडेंटिफाई करिए आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस, यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजाइगस। ठीक है, केवल इस इमेज को ऑब्जर्व करिए, और ये क्या है, ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ये भी एक है और ये भी एक है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर केवल ऑब्जर्व करिए कि आपको यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आप क्या चेंजेस देख पा रहे हैं उसको यहाँ पर सोचिए और देखिए। ठीक है, पहले इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए और फिर इसको देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले के अंदर क्या है, यहाँ भी पिंक कलर है, यहाँ भी पिंक कलर है, उसके बाद यहाँ भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पर देखें उल्टा है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन पिंक दोनों है एक ही जगह पे, ग्रीन और पिंक दोनों है, और यहाँ पे क्या है, पिंक और ग्रीन एक ही जगह पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम आपको दिखाई देने मिल रहा है, और यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको अलग अलग देखने दिखाई मिल रहा है। ठीक है, अब यही जो होमोजाइगस है कहाँ इंक्लूड होता है आपके, ये इंक्लूड होता है आपके यूनिट नंबर 3 में, जहाँ पर आप बात करते हैं किसके बारे में, होमोजेनस आइटम्स के बारे में। ठीक है, होमोजेनस आइटम्स क्या होते हैं, यूनिट नंबर 3 में आपने देखा हुआ है, इसके पहले भी, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। होमोजेनस में क्या होता है, दोनों आइटम जो है किसकी बात करते हैं, सेम चीज़ की ही बात करते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी का तंत्रिका ताप यानी कि न्यूरोटॉक्सिज्म चेक करना है, तो एक आइटम भी वही चेक करेगा, दूसरा आइटम भी वही चेक करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होमोजेनस आइटम्स आपके वहाँ पर। ठीक है, ओके, सेम वही जो आपका होमोजेनस था उसको बस चेंज कर दिया है आपके जाइगस से। ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी होगी, आपके क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की बात होगी, जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस में देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी कैपिटल बी। होमोजाइगस में क्या होता है, होमोजाइगस मीन्स यू इनहेरिटेड, यानी आपने क्या किया है, अपने माता पिता से इनहेरिट किया है सेम वर्जन ऑफ दैट जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, तो अपने प्रत्येक पेरेंट से, अपनी माता से और अपने पिता से क्या किया है आपने, सेम जीन को, सेम वर्जन ऑफ दैट जीन क्या किया है आपने, वहाँ से इनहेरिट किया है, आपके अंदर उतारा है। मतलब आपने नहीं उतारा है, लेकिन टेक्निकली आपने जो है उस चीज़ को, आपके अंदर वो चीज़ वहाँ पर आ चुकी है। अब वहीं पर देखिए हेट्रोजाइगस में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे हेट्रोजाइगस के अंदर। हेट्रोजाइगस मीन में क्या होगा, यू इनहेरिटेड, आपने इनहेरिट किया है 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द जीन, वन फ्रॉम योर मदर एंड वन फ्रॉम योर फादर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है आपने दो अलग अलग वर्जन जो है आपने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी, ये जो है आपका मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपका ये कीवर्ड, 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द जीन और सेम वर्जन ऑफ द जीन। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, आप देखो अभी एक और सवाल सॉल्व कर लोगे आप चुटकियों में। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में फ़र्क क्या है, होमो मतलब क्या है, सेम जीन रहेगा, और हेट्रो में क्या रहेगा, अलग अलग जीन रहेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्यों दिया है आपको समझ में आ चुका है। सही आंसर कौन सा है आपका, यहाँ पर एलएलईज जो है वो सही आंसर है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो जीन्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रीशफल करते हैं, चेंज करते हैं, वो सब आपकी और हायर लेवल की बातें हो जाती है, जहाँ पे आपको सवाल अगली बार टच करने के बहुत कम चांसेस हैं। मेन कहाँ टच करेगा आपको, अगेन यहाँ पर करेगा, एंड उसी रूप में। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से शुरुआत हुई थी, आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, प्रॉपरली पीवाईक्यू लगाया हुआ है हमारे साथ में। अ होमोजाइगस जीन हैज़ हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द सेम जीन, क्या पूछ रहा है कि एक होमोजाइगस जीन जो होता है, होमो मतलब क्या है, होमो मतलब होता है आपका सेम। ठीक है, तो सेम के अंदर कितनी कॉपीज होती हैं उसी जीन की, ऑप्शंस है 1 2 3 4। कितना देखा आपने वहाँ पर, आपने देखा वहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, होमोजाइगस जीन, अगली बार क्या पूछेगा आपसे, हेट्रोजाइगस पूछेगा, तो आप वहाँ पर हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द सेम जीन है, आपको आंसर मालूम है, आप वहाँ पर इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका दिसंबर 25 में सही आंसर क्या होता है, होमोजाइगस यहाँ नहीं होगा, हेट्रोजाइगस भी यहाँ नहीं होगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा रहेगा आपका, एलएलईज यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेन यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए आपको जो आता है दिसंबर 2025 में,
वो है आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये आपका PYQ है 2021 का, और रिसेंटली आपका 23-24 में जो आपका सेशन हुआ था उसके अंदर भी इसको लिया गया था। फिर आपका बेजल गैंग्लिया है, ये भी आपको इसके पहले भी PYQ में आ चुका है, और आपका साइमल्टेग्नोसिया एनाग्नोसिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपका पहली बार यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपको सब पता हो कौन सा एरिया कहाँ पर है, कौन सा एरिया कहाँ पर नहीं है, और ये तो एरिया से संबंधित नहीं है आपके, लेकिन या फिर दूसरा तरीका है, वो कौन सा है, वो है आपके कॉमन सेंस का। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा पाओगे, ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी सवाल आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, केवल और केवल उस कंडीशन के अंदर जब आपने PYQ अच्छे से लगाया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके पहले देखिए, इसके पहले वाले PYQ में आप क्या सॉल्व कर चुके हैं, आप सॉल्व कर चुके हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में। ठीक है, आप इससे पूर्व में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में आप सॉल्व कर चुके हैं भली भांति अच्छे तरीके से। और अगर आपने वहाँ पर क्रेनियल और उसके बीच का आपने अंतर नहीं समझा, नहीं पढ़ा आपने, तो आपके लिए क्या होगी, आपके लिए दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्रेनियल एंड ये वाला जो नर्व्स है, इसको लेकर आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिना, आपको दिखा देते हैं सवाल, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये जो है मेडअप किया जा रहा है कि PYQ से आता है। भैया, PYQ से आता है, आता था, आता रहेगा। और आप जो देखने वाले हैं स्क्रीन के सामने, तो आपको समझ में खुद आ जाएगा कि अच्छा ये किस प्रकार से PYQ है, और आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये आपका 2022 का PYQ दिखा रहे हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ कौन सी नर्व, क्रेनियल स्पाइनल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड क्रेनियल। अगर आपने हमारे सॉल्व PYQs देखे हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये सवाल, नहीं देखे हैं तो आगे देखते रहिए। ठीक है, आपके लिए सवाल बहुत इजी है। याद करिए, जो आपको समझा रहे थे यहाँ पर, किसकी मदद से करता है आपका, ये आपका क्रेनियल स्पाइनल दोनों की मदद से करता है। अब यहाँ देखिए, अगर नहीं भी देखा है वीडियोस तो कोई बात नहीं, कॉमन सेंस तो है। अगर हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में, तो ये कहाँ पर होंगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होंगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होंगी, वहाँ से निकलती होंगी, इतना तो आप सोच सकते हो। और ये जो क्रेनियल है कहाँ होता है, ये क्रेनियल की बात करते हैं आपके CNS के अंदर जो दो चीज़ें हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाली जो रहेंगी वो स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन के पास जो रहेंगी वो कौन सी, आपकी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये आपके जो है कहाँ पर रहेंगी, आपके ब्रेन। ठीक है, आपका ब्रेन कहाँ होता है, ये आपका ब्रेन है इस प्रकार से, ये आपका चेहरा है इस प्रकार से, और ये आपकी क्या है, पीछे से आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आ रही है। ठीक है, तो क्या आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ पर रहेंगी, वो यहाँ कहीं पर रहेंगी, है ना। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं स्वयं से। ठीक है, कि जो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, ये था आपका PYQ, सेम पूछा हुआ है आपको। तो ये जो मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, कहाँ पर होती है बताइए, आपके ब्रेन के आसपास। ठीक है, ब्रेन के ऊपर नीचे आगे पीछे, गले से ऊपर जा रही है वहाँ पे होगी। अब देखिए किसके साथ मैच करेगी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, इसका क्या संबंध है, इसका अटेंशन से। हैबिट लर्निंग, इसकी हम बात क्यों करेंगे। एस्टेरियोग्नोसिया, इसकी हम बात क्यों करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 को पढ़िए, आपका आंसर आपके सामने है। क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द मसल्स ऑफ द फेस। ठीक है, अगर आपको अपनी फेस की मसल्स कंट्रोल करनी है, आप किसका इस्तेमाल करोगे, मोटर न्यूक्लियाई, मोटर जो आपके सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, मांसपेशियों के लिए। और कौन सी रहेंगी वो रहेंगी आपकी क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से। क्रेनियल नर्व्स आपकी जो है यहाँ पर होती हैं वेगस नर्व। ये सब जो आपकी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, ये बात करती हैं किसके बारे में, ये बात करती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स के बारे में। ये आपके ब्रेन के आसपास, फेस के आसपास रहेगा, तो इसी को जो है कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग द मसल्स ऑफ द फेस। बी के साथ जैसे ही आप 4 मैच करते हो, आप देखो बाबू, केवल आपको एक ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका सही आंसर है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ये तो पढ़ना था, इसको पढ़ने की और इसको पढ़ने की। खैर दोनों PYQ आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं बन रहा है, लेकिन आपने क्रेनियल नर्व्स तो पढ़ा हुआ है, कैसे होता है, कहाँ होता है, एंड देन उसके बाद आप इसको 4 के साथ मैच करते हो, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है। अब मैच करते रहो आपको जो अब मैच करना है। ठीक है, आंसर तो आपका 3rd निकल गया है, केवल आपने क्या किया है, प्रॉपरली लगाया है PYQ अच्छे से। अब देखो क्या बोल रहा है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है ब्रेन से सिग्नल लेके आपके अन्य भागों में भेजना, और आपके जो सेंसर चीज़ें हैं उनका काम क्या है, उनका काम है आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वहाँ से कहाँ भेजना सिग्नल को, आपके ब्रेन के पास में सिग्नल भेजना चाहते हैं वो। ठीक है, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है किसके साथ जाएगा, वो जाएगा आपके एस्टेरियोग्नोसिया के
तरफ से, यहाँ पे जाएगा ए के साथ 3, बी के साथ 4 ऑलरेडी मैच कर लिया है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, आपकी हैबिट लर्निंग की बात करता है ये, ठीक है। और साइमल्टेग्नोसिया जो है वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो है आपका साइमल्टेग्नोसिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कब, आपके डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, आगे आपको पीवाईक्यू में पूछेगा, गारंटीड आपको पूछेगा 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीवाईक्यू में एक बार और आ चुका है, ठीक है। अभी वो याद नहीं आ रहा तुरंत कौन से सेशन में था, लेकिन आपको ये जो साइमल्टेग्नोसिया से संबंधित चीज़ें हैं इसके पहले भी पूछी जा चुकी है। तो डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन ये होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, साइमल्टेग्नोसिया जो है वो क्या है, वो है आपका डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। एस्टीरियो एग्नोसिया को आप एक और बोलते हो, वो क्या है, वो आपका टेक्टाइल एग्नोसिया, यानी कि आप चीज़ों को छू तो पा रहे हो लेकिन उसको क्या नहीं कर पाओगे आप वहाँ पर, उसको आप आइडेंटिफाई प्रॉपरली आप वहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पे आंसर क्या निकल आया आपका, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की इशू नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और ये है आपका अगला सवाल, डैश साइकोफिजियोलॉजिकल टेक्निक मेजर्स द स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स, ठीक है, स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स SCR, ठीक है। इस SCR को यहाँ पर आंसर करने के लिए अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप एक महिला हो, तो आप इस सवाल को तो बिल्कुल गलत कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्किन की त्वचा की केयर, ठीक है, वो क्रीम वगैरह वो जो पूरा आप लगाते हो, वो क्यों लगाते हो, या फिर कभी ना कभी आपने, अगर आपको कोई स्किन से लेकर इशू है, कभी ना कभी आपने क्या किया होगा, आपने कभी ना कभी किसी को कंसल्ट किया होगा, ठीक है, किसी ना किसी को कंसल्ट किया होगा। और किसको कंसल्ट किया होगा आपने, ना तो आपने डेंटिस्ट को किया होगा, ना आपने ऑप्थोमोलॉजिस्ट को किया होगा, ना आपने गायनिक को किया होगा, ना आपने ENT को किया होगा, ना आपने यहाँ पर कार्डियक वाले को, आई मीन कार्डियक यानी कि आपका जो है सर्जन, हार्ट सर्जन वगैरह, उसको किया होगा। इनमें से आपने कार्डियोलॉजिस्ट आपने किसी को नहीं किया, ना ही आपने फिजिकल वाले किसी को किया। आपने किसको कंसल्ट किया था, आपने कंसल्ट किया था एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या है, आपकी जो स्कैल्प, हेयर, त्वचा, स्किन की जो बात करता है वो डर्मा, और ये रहा आपका सही आंसर, और कुछ करना ही नहीं इसमें आपको, ठीक है। मतलब सवाल देखिए बहुत ही आम जीवन से आपका लिया हुआ है, हमने ना तो कुछ समझाया आपको ना कुछ बताया, केवल आपको यहाँ बताया स्किन से लेकर संबंधित जो है कंडक्टेंस रिस्पॉन्स, आपकी स्किन किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रही है, उसको लेकर आप किसको कंसल्ट करोगे, आप कंसल्ट करोगे आपकी इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी वाले को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडर्मल आई मीन आप करते हो कंसल्ट वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट को, और इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी जो है आपकी वो क्या है, एक साइकोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है जो मेजर करती है क्या, आपका स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, CT स्कैन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तीनों का तीनों आपको जो है इसके पूर्व में PYQs में धड़ाधड़ आ चुका है। तो जो आपको तीनों आपने प्रैक्टिस की है, पढ़ा हुआ है आपने, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो भी आप इजीली नॉलेज के बेस पे आप इसको आराम से सही आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और कीवर्ड बताते हैं आपको, देखिए कितना आसान सवाल था। एनसेफलो मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन हेड की बात कर, ठीक है। सेफ्लॉन क्या होता है, सेफ्लॉन से संबंधित सवाल अभी आप देखने वाले हो। सेफ्लॉन यानी कि आपकी जो स्कल, हेड, वहाँ की बात होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। कभी भी आपने CT स्कैन कराया हो, वहाँ पर भी आपकी बॉडी में स्किन की त्वचा की बात वहाँ पर डॉक्टर नहीं करता है, ठीक है। वो बात करता है कि इसके बारे में कि आपके ब्रेन में कोई डैमेज है नहीं है, बॉडी में क्या है, स्कैन करके देखता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर क्या होता है वो देखिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट में क्या होता है, ये आपकी नर्व्स और मसल्स, स्केलेटल्स, ये जो आपकी मसल्स हैं उनके लिए यहाँ पर काम करता है, नर्व्स के लिए काम करता है। नीडल इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इनटू मसल, इस प्रकार से आपकी मसल में डाली जाती है। फिर क्या बोलते हैं, टेल्स यू टू व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्ट मसल, बोलता है कि इसको जो अपनी जो भुजाएं हैं इसको मोड़ो, सिकोड़ो, ये सब करो यहाँ पर। और जो नीडल है क्या करती है, रिकॉर्ड करती है आपकी मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग रेस्ट एंड मूवमेंट। ये जो आपकी नर्व्स वगैरह प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, पूरा जो है सुन्न पड़ जाता है नहीं पड़ता है, उसके लिए जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, ये एक तकनीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। इन चारों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा, इसलिए आप 19 से लेकर 25 तक का सभी PYQ जो आपको बताया हुआ है उसको आप प्रॉपरली करते रहें, ठीक है। और ये जो आपका स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स है, इसके लिए आप जो है इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड जो आपकी ED है, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, कुछ इस प्रकार से दिखती है, हाथों में यहाँ लगाते हैं, आपकी स्किन किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस वगैरह वो सब दे रही है, उसकी यहाँ पर बात होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका PYQ और कॉमन सेंस पे सॉल्व हो सकता है। अगला सवाल है आपका दिसंबर 25 का ये सवाल, रिसर्च बाय स्टीवन मायर सजेस्टेड दैट learned helplessness may be due to higher level region of the brain known as dash which helps subject determine what is controllable। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सवाल देखिए 50-50 तो आप बना सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस का रोल रहने ही नहीं वाला है, ठीक है। जब NTA इतना लंबा सवाल दे रहा है तो वो आपको एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस पूछने के लिए तो आपको नहीं दे रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है। रिसर्च बाय स्टीवन मायर, कोई स्टीवन मायर होगा,
उसने क्या सजेस्ट किया कि जो आपका अधिगत असहायपन है, ठीक है, ना तो यहाँ पर हम इमोशन की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी की बात नहीं हो रही तो हिप्पोकैम्पस हट गया, और इमोशन की बात नहीं है, फियर रिस्पॉन्स की बात नहीं है, तो एमिगडाला भी आपका यहाँ पर हट गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस का, LH का, किसके द्वारा दिया गया है आपको, मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा, ठीक है। मे बी ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइयर लेवल रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। कौन सा रीजन है आपका, हाइयर लेवल रीजन है आपके ब्रेन का, उसको आप क्या बोलते हैं, विच हेल्प्स सब्जेक्ट डिटरमाइन व्हाट इज कंट्रोलेबल, जो ये बताता है सब्जेक्ट को कि हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपका एक नॉलेज बेस का है, 50-50 तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये यहाँ पर नहीं आंसर होगा। बचता है क्या आपका डोर्सल राफी न्यूक्लियस और आपका वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर देखिए हाइयर लेवल रीजन, ये भी आप थोड़ा कॉमन सेंस पे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है बेसिक्स आने चाहिए, तभी आपसे बनेगा। हाइयर लेवल रीजन जो है वो कौन सा है आपका, वो है आपका प्री फ्रंटल वाला, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपका वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पर सही आंसर होता है। आपका डोर्सल राफी न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही क्या है, VMPC जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। रिसर्च किसके द्वारा की गई है, स्टीवन मायर के द्वारा। अगली बार आपको ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइयर रीजन जो है आपका इस प्रकार से होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर डोर्सोलेटरल, वेंट्रोलेटरल, ऑर्बिटोफ्रंटल, इसी में कहीं जाकर आपका बीच में वेंट्रोमीडियल भी काम करेगा। वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, VMPFC बाय स्टीवन मायर। अगली बार आप फिर से सवाल देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। स्टीवन मायर के शोध के अनुसार अधिगत निसहायता मस्तिष्क के उच्च स्तरीय क्षेत्र के कारण हो सकती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है, जो प्रयोजक को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि क्या नियंत्रणीय है। उसके लिए क्या आएगा आपका वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट रहेगा अगली बार के लिए, लंबे डिफिकल्ट सवाल में आपको दे सकता है, जहां पर आपको पूछेगा कि इसके अंदर आपका जो लर्नड हेल्पलेसनेस है वो किस किस से संबंधित है, वहां आपको इसको मार्क करना होगा। और ये बहुत ही एकदम बेकार लल्लू हलवा सवाल यहाँ पर, ठीक है। द गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन इज कॉल्ड, माइलिन के गैप को क्या कहते हो, माइलिन शीथ, एक्सॉन हिलॉक, डेंड्राइट्स, नोट्स ऑफ रेनवियर। एंड इसका आंसर आपके लिए काफ़ी इजी है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 नोट्स ऑफ रेनवियर यहाँ पर, ठीक है। आपका ये न्यूरॉन रहता है इस प्रकार से, ये आपकी माइलिन शीथ है। ये जो आपको गैप देखने मिलता है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो आपका नोट्स ऑफ रेनवियर। एंड सिंपल सा सवाल आपके यहाँ पर इसको लिया गया है कहाँ से, इसको लिया गया है आपके ये क्या बोलते हैं आपके NCERT से, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, एक PYQ रिपीट है 2019 का, ठीक है। 2019 का PYQ रिपीट हो रहा है, नोट्स ऑफ रेनवियर। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अगर आपने यूनिट वाइज प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है सवालों की तो, ठीक है। उसी कड़ी में अगर अभी तक आपने साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक अभी तक आपने नहीं ली है तो ज़रूर ले लें आप। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है आपके लिए बेस्ट तरीके से। व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें, 30 मिनट के अंदर आपके पास, ठीक है। और आप क्या करें, स्टार्ट यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक इसी प्रकार से सभी PYQs को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ताकि आपको भी समझ में आए किस प्रकार से आपके जो PYQs रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी आपको दिखती है इस प्रकार से, जहाँ जहाँ आपको हिंदी के सवाल NTA ने ऑफिशियली रिलीज किए हैं वो आपको मिलता है हिंदी में भी। इसके अंदर माइलिन के खंड के बीच के अंतराल को क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका नोट्स ऑफ रेनवियर। दिखा भी देते हैं आप कि आपका सवाल कहाँ से उठाता है। देखो नोट्स ऑफ रेनवियर साफ साफ दिया हुआ है, ये जो आपको माइलिन के बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका नोट्स ऑफ रेनवियर। और फिर हमें नहीं लगता इसके बाद कोई दिक्कत होगी आपको। डेंड्राइट्स कहाँ पर है, डेंड्राइट्स से जहाँ पर आप मैसेज क्या करते हो, आप वहाँ से मैसेज रिसीव करते हो। एक्सॉन हिलॉक से जहाँ आपका पोटेंशियल स्टार्ट होता है, पहले की रिसर्चेस में अभी चेंजेस हो रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन एक्सॉन हिलॉक से आप ध्यान रखिए क्या होता है आपका AP स्टार्ट होता है। और फिर आज आपकी जो माइलिन शीथ है वो बनती है CNS के अंदर, कहाँ पर, वो बनती है आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। और PNS में कहाँ पर, PNS में है आपकी यहाँ पर ये श्वान सेल्स के द्वारा। ये भी आपके सभी के सभी जो बता रहे हैं आपको, ये ओनली एंड ओनली क्या है, मन से नहीं बता रहे हैं, ये क्या है आपके PYQs हैं। अगला सवाल देखिए, नॉलेज बेस है, आपको इंक्रीज करना है और आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर और डीप डाउन होकर पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्या बोल रहा है, स्पाइनल ग्रे मैटर की 2 पृष्ठीय भुजाएं डोर्सल आर्म्स कहलाती हैं। डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल हॉर्न, बेजल गैंग्लिया और वेंट्रल हॉर्न यहाँ पर, ठीक है। ABCD यहाँ बोल रहा है, तो इसको यहाँ पर देखते हैं क्या कैसे होता है एंड उसके मुताबिक हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए बोल क्या रहा है, समझिए। स्पाइनल ग्रे मैटर, अब स्पाइनल के अंदर आपके जो है 2 मैटर होते हैं, एक होता है वाइट मैटर, एक होता है आपका ग्रे मैटर। अगर आपने यूनिट नंबर 4 हमसे पढ़ी हुई है, आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं पुराने, तो आपको बताया था कि वाइट कलर और ग्रे कलर आपको क्यों देखने मिलता है, उसके पीछे की भी वजह है, ठीक है, जो आपने देखे थे हमारे यूनिट नंबर 4 के सभी वीडियोस, ठीक है।
ओके, अब यहाँ देखिए डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल हॉर्न, बेसल गैंग्लिया, यहाँ पर देखो बेसल गैंग्लिया यहाँ पर आ चुका है आपके दिमाग में। मतलब कैसे बोले आपको, ये कैसे आपके दिमाग में घुसा है कि बेसल गैंग्लिया यहाँ पर आंसर हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको तो आप यहाँ पर देखो ऊपर और कुछ मार्क करके आ रहे हो यहाँ पर आप, ठीक है। बेसल गैंग्लिया कहाँ मार्क किया था आपने, बेसल गैंग्लिया आपने मार्क किया था यहाँ पर इस वाले सवाल के अंदर, सी के साथ सेकंड हैबिट लर्निंग, ठीक है, इसके साथ मार्क किया है यहाँ पर। और ये आपके दिमाग के अंदर होता है, स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल ग्रे का आपका यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल हॉर्न आपके सामने है। उससे पूर्व देखिए यहाँ पर सी तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया इजीली। ए बी, ए डी या बी डी आपको बचा हुआ है। और आपको बताएं यहाँ पर कि इसके अंदर आपका जो है, अच्छा आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन पहले ये है, ये आपका डोर्सल हॉर्न, ठीक है। हॉर्न मतलब क्या होता है ये भी समझा देंगे आपको ठेठ हिंदी में यहाँ पर। और वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये नीचे दिख रहा है, ओके। और देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपका डोर्सल हॉर्न ऊपर है, ये वेंट्रल हॉर्न आपका नीचे है, इतना आपको ध्यान रखना है। डी मतलब ऊपर, वी मतलब नीचे। डी पहले आता है तो ऊपर तो जो है वो चीज़ पहले आएगी, नीचे जो चीज़ है वो बाद में आएगी, ऐसे भी आप इसको एनकोड कर सकते हो। ये आपका देखिए डोर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ से अलग चल रहा है, लेकिन मेन फोकस कहाँ पर है आपका, ग्रे मैटर का आपका डोर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न यहाँ पर। एंड यहाँ पर देख लीजिए ये जो पूरा है आपको दिखा रहे थे अलग अलग तरीकों से, चित्रों से, ताकि आपके दिमाग में एनकोड हो जाए। ये कौन सा है, ये आपका ग्रे मैटर है। ये वाला कौन सा है आपका, व्हाइट मैटर है, ठीक है। ये व्हाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, इतना तो आपको दिख रहा है। ऊपर वाला कौन सा रहेगा आपका, जो ऊपर है वो डी पहले आता है, डोर्सल हॉर्न, और वी बाद में आएगा। ये कौन सा है, ये आपका नीचे वाला है, ये है आपका वेंट्रल हॉर्न। एंड अब जरा पढ़िए इस सवाल को, टू डोर्सल आर्म्स ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर, यानी स्पाइनल के अंदर दो मैटर हैं, एक आपका व्हाइट मैटर, एक ग्रे मैटर, आर कॉल्ड, क्या बोलते हो, डोर्सल रूट गैंग्लिया। ये कहाँ से आएगा, बी आएगा, डोर्सल हॉर्न ये आएगा नहीं, डी आएगा, यानी बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होता है, बी एंड डी ओनली, ठीक है। तो दो प्रकार के हॉर्न है। अब यहाँ पर देखिए हॉर्न का मतलब क्या है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए हॉर्न मीनिंग कर दिया आपके लिए। हॉर्न मतलब क्या है, वन ऑफ द हार्ड पॉइंटेड थिंग्स दैट सम एनिमल्स हैव ऑन देयर हेड्स, यानी कि जो देखा होगा आपने, मगरमच्छ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, वो जो उनकी नुकली से नाक निकली रहती है। या फिर बात करें आपकी जो डियर है, जो आपका हिरण है, हिरण की जो सींग निकले रहते हैं, ठीक है। हॉर्न वगैरह थोड़ा बहुत उसको समझ जाओ आप, तो यहाँ पर हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। पशुओं के सींग की बात हो रही है। इन शॉर्ट सींग कैसे रहते हैं, निकले रहते हैं। एंड उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर बोल रहे हैं एक निकला हुआ पार्ट है, निकला हुआ पार्ट है वेंट्रल एंड डोर्सल हॉर्न। ध्यान रखना है, आगे के लिए आपको इंपॉर्टेंट सवाल फिर से देगा, ठीक है। डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न जो है क्या है, स्पाइनल ग्रे मैटर की दो पृष्ठीय भुजाएं डोर्सल आर्म्स कहलाती है यहाँ पर, ऑलराइट। ओके, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एंड डी। सी को तो एलिमिनेट कर लिया आपने, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बी एंड डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। डोर्सल रूट गैंग्लिया अलग प्रकार की चीज़ होती है। एंड देन हम मूव करते हैं हमारे आज के अंतिम सवाल के ऊपर। तो आपकी हिंदी पीडीएफ में देखिए, जहाँ जहाँ आपको इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, आपको दोनों मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। और ये अपडेट्स चलती रहती हैं आपकी, ठीक है। जैसा एनटीए ने ऑफिशियली दिया है वैसा ही आपको देने का प्रयास रहता है। अगला देखिए सवाल है, अरेंज द ब्रेन डिविजन्स इन करेक्ट सीक्वेंस। ये सवाल आपको बताएं, ये सवाल आपका कई समय के बाद रिपीट हुआ है। ये सवाल आपका 2019-20 के समय आता था, यानी कि पुराना समय आ रहा है, ठीक है। हमने आप देखिए कभी नहीं आपसे कहा कि भैया 22 से पढ़ लो, ट्रेंड चेंज हो रहा है, नहीं, ट्रेंड तो वही रहेगा। 19 से 25 तक करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सट के, तभी आप इस प्रकार के सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ उसकी आंसर की भी जो है आपको यहाँ पर ऑफिशियली चेक करने को मिल जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिसंबर 25 में देखिए बोल रहा है ब्रेन के डिविजन्स दिए हैं आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ब्रेन के डिविजन्स दिए हैं, माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन, और अंत में क्या आता है, अंत में आता है आपका यहाँ पर डाइनसेफ्लॉन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि बाबू करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको जमाना है, ठीक है। तो राइट ऑर्डर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको जमाना है। माइलेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, और उसके बाद आपका टेलेनसेफ्लॉन, और फिर आपका यहाँ पर डाइनसेफ्लॉन। और कुछ नहीं है, केवल आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। माइलेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन और टेलेनसेफ्लॉन, केवल इतना सा छोटा सा जो है आपको यहाँ पर चेंज करना है। इस प्रकार से डिवीजन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। जब आप छोटे होते हो, बर्थ से आपका ब्रेन इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इतने बड़े तो आप खुद भी नहीं होते हो जब आप पैदा होते हो, तो ठीक है, एकदम छोटा रहता है ब्रेन आपका। फिर डेवलप होते 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 जो है आपका फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगली बार के लिए आप उसको ध्यान रखिएगा कि किसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। देखिए फोर ब्रेन के अंदर क्या आएगा आपका, टेलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन के अंदर आपका मीजेनसेफ्लॉन, मीज मतलब मिड। और हिंड ब्रेन के अंदर क्या आएगा आपका, मेटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन यहाँ पर आपका आता रहेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। आगे आपसे पूछेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इन दोनों को मार्क करिए, पूछेगा आपसे, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा बस। इसके अलावा ये तो बहुत रेयर चांस है ना कि इसको पूछेगा, एक ही ऑप्शन कहाँ देगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिए इनमें से कौन कौन सा, या ये पूछ सकता है और डिफिकल्ट बनाने के लिए कि इनमें से कौन कौन सा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन का पार्ट है, तो आपको इस ऑर्डर में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में आपको क्या पूछा हुआ है, सवाल पूछ रहा है आपसे ए हर जगह दिया हुआ है, मतलब आपसे नीचे से ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर में पूछ रहा है आपसे, इस ऑर्डर में आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के ए हर जगह दिया है, तो आपको टेलेंसेफ्लॉन से डेलेंसेफ्लॉन नहीं आना है, आपको जो है नीचे से ऊपर जाना है। एंड उसके मुताबिक आप क्या मार्क करेंगे, उसके मुताबिक आप मार्क करेंगे यहाँ पर माइलेनसेफ्लॉन पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मेटेनसेफ्लॉन, फिर आपका मीजेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये दोनों किसके पार्ट हो गए आपके, ये दोनों पार्ट हो गए आपके, आ जाओ, ये दोनों हो गए आपके किसके पार्ट, ये हो गए आपके हिंड ब्रेन का पार्ट, ये हो गया आपके मिड ब्रेन का पार्ट, और ये हो गया किसके आपके, ये हो गया आपके फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। तो ए बी सी डी, अच्छा यहाँ देखिए उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। नीचे से ऊपर जब हम जा रहे हैं तो पहले डायलेंस आएगा, फिर आपका टी आएगा, ठीक है। तो ई के बाद डी आएगा, ई के बाद डी कहाँ आ रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है ई के बाद डी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ए बी सी ई डी, ठीक है। तो सही ऑर्डर क्या रहेगा आपका निमोनिक, चलिए इसको एनकोड करते हैं, एम एम टी, एम 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 डी टी, ठीक है, एम 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 डी टी, इसको आप ध्यान रखें इस प्रकार से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे टी डी एम एम एम, ठीक है। टुडुम, ये आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स में चलता है टुडुम, तो वही यू हटा दीजिए वहाँ से, एम 3 बार आएगा, ध्यान रखना है। मेस, मेस जो है आपका वो बीच में आता है, ठीक है। ये आपका मिड ब्रेन, बस हो गया एनकोड। ये रहा आपका फोर ब्रेन, ये रहा आपका मिड ब्रेन, ये रहा आपका हिंड ब्रेन। 2-4 बार वीडियो और देख लीजिएगा, एनकोड हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है आपका सवाल। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, आपकी की लगी हुई है, तो आपकी ये जो था आपका लास्ट सेशन था, लास्ट सवाल था आपके दिसंबर 2025 का। हमने 7 सवाल सॉल्व कर लिए यहाँ पर, एंड इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है यहाँ समाप्त होता है। आपके दिसंबर 2025 के 7 सवाल हमने कवर कर लिए हैं, और इसके पूर्व में जो है हम यूनिट नंबर 1 भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो ज़रूर देख लें वीडियो आप। यूनिट नंबर 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है। पूरे दिसंबर 2025 का पोस्टमार्टम सीरीज़ आपकी चल रही है यहाँ पर, इन द सेंस ऑटोप्सी रिपोर्ट चल रही है आपकी इस पेपर की, कौन से सवाल से कौन से यूनिट से कितने सवाल आए थे, सारा का सारा आपको डिटेल में मिल रहा है यहाँ पर, तो उसको आप देख लें। प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर सेव कर लें और बढ़िया से जो है इन लेक्चर्स को एंजॉय करें। जून 26 में आपको सवाल यहीं से देखने मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ऑलराइट। ओके, इसी प्रकार से अगर आप जो है पूरा देखना चाहते हो 19 से लेकर 25 तक हमारे साथ, जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपका प्लान है, या ईयरली प्लान जो भी आपके लिए सूटेबल है, उसको आप चूज़ कर लें। सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सारी एक्सेस आप कर पाएंगे। और दिसंबर 25 की फ्री सीरीज़ तो आपकी यहाँ पर चल ही रही है यूट्यूब के ऊपर, ऑलराइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे हेड। एंड जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, आप क्या कर लें, आप इसको ई बुक सेट ले लें, ताकि आप जो है इसी प्रकार से यूनिट वाइज PYQs लगा सकें, ताकि आप भी जो है एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स आसान वाले जो हैं उनको आप जाने देने ना जाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन, वो रहेगा हमारी यूनिट नंबर 5, जो कि आपकी लर्निंग मेमोरी एंड उन सब टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।